नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव लगातार जारी, उसके बाद यह माना जा सकता है कि बेलारूस में जो बैठक का निमंत्रण दिया गया, उस बैठक में यूक्रेन और रूस ये कोशिश करेंगे कि युद्ध को कम किया जा सके, युद्ध पर विराम लगाया जा सके। इस दौरान यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि वो बिना किसी शर्त के बातचीत के लिए तैयार है, तो रूस की तरफ से भी उसे बेलारूस में बातचीत के लिए बुलाया गया। लेकिन इस दौरान यह कहा गया कि जब यह बातचीत चल रही होगी उस दौरान कोई फायरिंग नहीं होगी, युद्ध पर विराम होगा। लेकिन इससे इतर रूस ये कह रहा है कि युद्ध के लिए तैयार रहिए, परमाणु हथियारों के लिए तैयार रहिए। सबसे पहले इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि रूस और यूक्रेन की सीमाएं किस तरीके से फैली हुई हैं, क्योंकि यह विवाद न सिर्फ सीमाओं से जुड़ा हुआ बल्कि इसलिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए, यह यूक्रेन, उसकी दो शहर जिनको अलग शहर का दर्जा है, कहें कि अलग देश का दर्जा दिया गया, और वो है लुहांस्क और डोनेस्क, जिनको रिपब्लिक क्रिएट किया गया है। और इसी की वजह से यूक्रेन ज्यादा परेशान, और यह दरअसल रसिया, इसको समझने की जरूरत है क्योंकि एक लंबी चौड़ी सीमा है जो लगभग 1600 किलोमीटर की है, जो रूस और यूक्रेन के बीच में लगती है। यह वैसे भी एशिया के दो बड़े शहर, यानी कि रसिया बड़ा देश और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है यूक्रेन। विवाद दरअसल यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का, और उसके पीछे की वजह यह कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता तो फिर नाटो की जो पहुंच है वो इस सीमा तक पहुंचती, यानी कि सीधे रूस तक पहुंचती। लेकिन अब हम आपको बताते हैं, बातें बहुत पीछे चली गई हैं। दरअसल रूस की सेनाएं यूक्रेन में घुस चुकी हैं, 4 दिन से जंग जारी है। तो अब हम आपको बताते हैं कि रूस से किस तरीके से यूक्रेन में सेनाएं हमले करने के लिए एंट्री की और किस तरीके से यूक्रेन को घेरा हुआ है। इसको जरा ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। ये जरा देखिए, ये यूक्रेन है, रूस ने कहां कहां से एंट्री की है। जो आपको ये स्टार दिखाई दे रहे हैं, ये दरअसल वो एंट्री पॉइंट जिससे रूस ने यूक्रेन के अंदर हमला किया और एंट्री की है। कीव दरअसल राजधानी, इस पर अभी तक कब्जा नहीं कर पाए और लगातार कोशिश की जा रही है कि यहां पर हमला किया जाए, इसको कंट्रोल में किया जाए। लेकिन इसके अलावा ये तमाम वो पॉइंट जिनके जरिए यूक्रेन में एंट्री की गई यूक्रेन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि किस तरीके से विवाद लगातार जारी रहा और विवाद बढ़ा हुआ है। देखिए, यूक्रेन में कहां कहां रूसी फौज इस वक्त मौजूद है। कीव में जंग जारी है। इसके अलावा होस्टोमेल के अंदर कब्जे का दावा रूस की तरफ से किया गया है। कोनोटोप के अंदर घेराबंदी कर दी गई है, यहां जंग लगातार जारी है। इसके अलावा जिम्नई द्वीप के अंदर, इसको जरा पॉज कीजिए, जिम्नई द्वीप के अंदर बाकायदा कब्जा करने की कोशिश। और देखिए, एक एक करके इसको समझिए। कीव के अंदर इस वक्त जंग जारी, और कीव दरअसल यूक्रेन की राजधानी है। यूक्रेन ने न सिर्फ अपनी फौज को यहां कंट्रोल करने के लिए रखा है, वर्तमान स्थिति में वहां के जो सिविलियंस हैं उन्होंने भी हथियारों को अपने हाथ में ले लिया। और ऐसा पहली बार कह सकते हैं एक लंबे वक्त के बाद दिखाई दिया है कि कीव से जुड़े जितने भी रास्ते, जितने भी फ्लाईओवर, उसको रूस की सेना नहीं, यूक्रेन की सेना तबाह करने की प्लानिंग कर रही है ताकि रूस की सेना को एंट्री करने से रोका जा सके। होस्टोमेल, यहां कब्जे का दावा रूस की तरफ से किया गया है और यह अभी वर्तमान स्थिति में मान सकते हैं कि रूस के कब्जे में यह हिस्सा है। इसके अलावा कोनोटोप, यहां घेराबंदी की गई है, यहां लगातार दोनों ही सेनाओं के बीच में जंग जारी है। आगे बढ़ाइए ग्राफिक्स को। और ये यूक्रेन में कहां कहां फौज मौजूद और कहां कहां टकराव चल रहा है। देखिए, सूमी, यहां घेराबंदी की गई है, यहां भी लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है और यहां भी दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। इसके अलावा मेलिटोपोल, यहां कब्जे का दावा किया गया है, कब्जे का दावा किया गया है रूस की तरफ से। और यह दरअसल पूरा यूक्रेन का वो हिस्सा जहां इस वक्त रूस की फौज मौजूद है। वैसे यूक्रेन को तीन तरफ से रूस ने इस वक्त घेरा हुआ है। बेलारूस के अंदर बातचीत चल रही है और बातचीत के दौरान मानकर चलिए कि यहां की स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन 4 दिन के आसपास यह जंग चली है। इस दौरान कई तरीके के रंग हमने देखे।
सबसे पहले यह माना जा रहा था कि नाटो यूक्रेन के समर्थन में आएगा, लेकिन जब बाइडेन दुनिया के सामने आए, स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि वो जंग के लिए तैयार नहीं, वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसके बाद यह माना जा रहा था कि अगले 24 घंटे में यूक्रेन सरेंडर कर देगा या रूस उस पर कब्जा कर लेगा। 4 दिन हो गए। इससे न सिर्फ यूक्रेन उभरकर सामने आए, बल्कि रूस की रणनीति पर काफी हद तक धक्का लगा, और उसी का परिणाम कि वर्तमान स्थिति के अंदर दोनों बेलारूस के अंदर टेबल टॉक के लिए तैयार हुए हैं। और इसको समझने के लिए यह भी समझना बेहद जरूरी कि रूस और यूक्रेन इसमें से कौन कितना भारी है, क्योंकि इसको समझना बेहद जरूरी है। दोनों की सेनाओं में दिन रात का अंतर, उसके बावजूद यूक्रेन 4 दिन से रूस के सामने टिका हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है रूस, जबकि यूक्रेन सैन्य शक्ति में 22वें स्थान पर आता है। दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर है। 8.5 लाख सैनिक है रूस के पास, और उसके लगभग 25% ही मानिए 2.5 लाख सैनिक है यूक्रेन के पास। यानी कि सैन्य संख्या के आधार पर भी रूस के सामने यूक्रेन दूर दूर तक नजर नहीं आता, और उसके बावजूद 4 दिन से टिका हुआ, और आज टेबल टॉक के लिए तैयार हुए हैं दोनों देश। उम्मीद कीजिए कि दोनों के बीच में एक सकारात्मक पहल हो। पैरामिलिट्री फोर्स रूस के पास है 2.5 लाख, जबकि पैरामिलिट्री फोर्स सिर्फ 50,000 यूक्रेन के पास, यानी रूस के मुकाबले सिर्फ 20% ही यूक्रेन के पास है। जबकि दूसरे नंबर की एयरफोर्स है रूस, और हवाई ताकत में 31वीं रैंक पर यूक्रेन। उसके बावजूद रूस अभी तक यूक्रेन में जिस तरीके के परिणाम चाहता था, वो परिणाम उसके सामने नहीं आ पाए हैं। और जरा देखिए, एयरक्राफ्ट 4173 एयरक्राफ्ट रूस के पास है, जबकि इसके मुकाबले में 318 एयरक्राफ्ट ही यूक्रेन के पास 10% भी नहीं है। उसके बावजूद बीते 4 दिनों से यूक्रेन लगातार फाइट कर रहा है, और कई इलाके ऐसे जहां रूस ने दावा किया कि उसने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन यूक्रेन ने उसके बाद दावा किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, कंट्रोल वहां नहीं किया गया है और उस कब्जे से छुड़ा लिया गया है। इसके अलावा यूक्रेन यह भी दावा कर रहा है कि 4200 के आसपास रूस के सैनिकों को यूक्रेन ने मार गिराया है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कौन किस पर भारी, कितना अंतर है दोनों की सेनाओं के और दोनों की क्षमताओं में। रूस के पास 772 फाइटर जेट हैं, जबकि यूक्रेन के पास 70 फाइटर जेट भी नहीं है, 10% भी नहीं है। उसके बावजूद यूक्रेन का हौसला टूट नहीं रहा है, जबकि नाटो देश पूरे तरीके से उसको तोड़ने के लिए कोशिश इस तरीके से करते नजर आए कि पहले सब खड़े थे और बाद में सब पीछे हट गए। जमीनी ताकत में रूस नंबर 1 की पोजीशन में, दुनिया की जमीनी ताकत में रूस की पोजीशन नंबर 1 पर है, जबकि जमीनी ताकत में यूक्रेन बहुत ज्यादा पीछे है। इतना पीछे कि दोनों को समझ पाना भी बेहद मुश्किल है, और इसलिए कंपैरिजन दोनों की सेनाओं में लगभग ना के बराबर है। उसके बावजूद जिस तरीके से यूक्रेन लड़ाई को लड़ रहा है, जमीन पर लड़ाई को लड़ रहा है, नैतिक मनोबल के आधार पर लड़ाई को लड़ रहा है, उसकी एक बड़ी वजह यह कि रूस कह रहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। इसके अलावा जरा देखिए, रूस के पास 12,420 टैंक है, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 2,596 टैंक हैं। इसके कंपैरिजन में भी आप देखेंगे तो लगभग 15 से 20% ही क्षमताएं आपको यूक्रेन के पास रूस के मुकाबले में दिखाई दे रही है। उसके बावजूद रूस जिस तरीके का परिणाम चाहता था, उस तरीके का परिणाम नहीं आया। इसके अलावा और क्षमताओं को मापते हैं, टैंक लगभग 15 से 20%, बख्तरबंद वाहनों में तीसरे नंबर पर रूस है, जबकि बख्तरबंद वाहनों में 6ठे नंबर पर यूक्रेन है। नौसेना की बात की जाए तो नौसेना की ताकत में बहुत ज्यादा आगे है रूस, जबकि नौसेनाओं का कोई सीधा संपर्क यूक्रेन का नहीं है। और ये आंकड़े हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि अगर 4 दिन से यूक्रेन रूस के सामने टिका है, तो उसमें रूस उस तरीके से अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं कर पाया जिस तरीके से करना चाहिए था। यूक्रेन को जितना अंडर एस्टिमेट रूस ने किया, उससे कहीं ज्यादा बेहतर उसने रूस को जवाब दिया है। एक विमान वाहक पोत है, 70 पनडुब्बियां रूस के पास हैं, जबकि कोई सबमरीन यूक्रेन के पास नहीं है। यानी कि कह सकते हैं कि नेवल बेस को उड़ाने के बावजूद
नौसैनिक तौर पर रूस के सामने यूक्रेन कहीं भी नहीं है। हालांकि हमला और कहीं की लड़ाई सी यानी कि सागर के अंदर हो भी नहीं रही है। 600 से ज्यादा नौसैनिक जहाज रूस के पास हैं, जबकि 38 नौसैनिक जहाज यूक्रेन के पास हैं। लगभग 5% के आसपास यूक्रेन के पास रूस के मुकाबले सिर्फ 5% के आसपास नौसैनिक जहाज हैं। इसके अलावा कुछ और आंकड़ों को खंगालते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच का कंपैरिजन क्या कुछ कहता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं व्लादिमीर पुतिन, जिन पर सबकी सबसे ज्यादा नजर और वर्तमान स्थिति में सबसे ताकतवर दिखाई दे रहे हैं, उनको जरा समझने की कोशिश कीजिए। उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। 1997 में राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन की सरकार में पीएम बने थे, प्रधानमंत्री वो बने थे रूस के अंदर। उसके बाद किस तरीके से, क्योंकि कानून की पढ़ाई की, उसके बाद वो केजीबी में शामिल हो गए थे 1997 में। बोरिस के इस्तीफे के बाद 1999 में कार्यकारी राष्ट्रपति बने, यानी कि कह सकते हैं 1999 से वो वहां जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके अलावा 2000 में पुतिन ने पहला राष्ट्रपति चुनाव लड़ा और जीते। रूस के साथ पुतिन के पॉलिटिकल कनेक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। सेना के साथ तो उनका कनेक्शन है ही। इसके अलावा रूस की राजनीति में पुतिन सबसे ताकतवर बनकर सामने आए हैं, और जिस तरीके से उन्हें यूक्रेन पर हमला किया, नाटो देशों की तमाम एडवाइजरी को उन्होंने दरकिनार किया, उसके बाद एक नए पुतिन निकलकर सामने आए हैं। हालांकि यूक्रेन जेलेंस्की वो भी काफी आक्रामक दिखाई दिया, लेकिन 2004 में दूसरी और 2012 में तीसरी और 2018 में चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। 1999 से आप कह सकते हैं कि लगातार पुतिन को आप राष्ट्रपति के तौर पर रूस में देख रहे हैं। वहीं स्टालिन के बाद सबसे लंबे वक्त तक राष्ट्रपति बनने के रिकॉर्ड भी पुतिन के पास है। स्टालिन के बाद और पुतिन की लोकप्रियता का ग्राफ रूस में लगातार बढ़ा है। पहले चुनाव में उन्हें 53% वोट मिले थे। 2018 में 77% वोट उन्होंने हासिल किए हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी लोकप्रियता कम हुई है, उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती ही गई और बढ़ने के दौरान उनके वोट परसेंटेज में भी लगातार इजाफा होता रहा। 2000 से लेकर 2018 तक रूसी जीडीपी में खासी तेजी आई। 2018 का साल महत्वपूर्ण क्योंकि उसके बाद कोरोना काल में सभी की जीडीपी धराशायी होती नजर आई, लेकिन ये 18 साल रूस के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से काफी ज्यादा मजबूत, या कहिए कि पुतिन के नेतृत्व में रूस वहां मजबूत होता रहा। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या आधी रह गई है, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन। इस पर अटैक किया व्लादिमीर पुतिन ने और उन लोगों की जीवन शैली को आगे बढ़ाया, और अब वर्तमान स्थिति में बीपीएल के नीचे वाले लोगों की संख्या आधी रह गई है। इसके अलावा पुतिन ने रूस में अमीर गरीब के बीच की खाई को भी पाटने का काम किया। देखिए, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर तभी लाया जा सकता है जो बहुत ज्यादा अमीर है और जो बहुत ज्यादा गरीब है, उनके बीच के अंतर को कम किया जाए। शुरुआती 8 साल बुनियादी स्तर पर काफी बदलाव किए व्लादिमीर पुतिन ने रूस के अंदर, और इसलिए शायद उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ी है। शुरुआती 8 साल में पेंशन बढ़ाई, एजुकेशन पर फोकस किया, सोशल वेलफेयर पर फोकस किया, सोशल सिक्योरिटी पर उन्होंने अच्छा खासा काम किया, और उसका असर वोटिंग परसेंटेज में भी देखने को मिला। 2018 में रूस के अंदर 77% वोट उनको मिले थे। 2013 में पहली बार रूस में जन्म दर बढ़कर मृत्यु दर से ज्यादा हुई, और इससे पॉपुलेशन भी वहां जाहिर बढ़ती रही। इससे पहले मृत्यु दर ज्यादा होगी, जन्म दर कम होगी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ। उनकी लोकप्रियता की दूसरी वजह उनकी आक्रामक विदेश नीति रही है, और अभी भी रूसी संसद से उन्हें खुला समर्थन मिला है। उसी के बाद उन्होंने अपनी लड़ाई को यूक्रेन के अंदर और भी ज्यादा तेज किया है। दुनिया के नक्शे पर रूस का वर्चस्व स्थापित करने में व्लादिमीर पुतिन लगातार बने हुए, और इसके साथ साथ वो कोशिश कर रहे हैं कि रूस सिक्योर रहे, सुरक्षित रहे। और यही वजह कि जब यूक्रेन ने कहा कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बनना चाहता है दिसंबर 2021 में, तो उसके बाद से ही रूस यूक्रेन पर दबाव डालने लगा, और हालात यहां तक बने कि जंग में कूद गए दोनों देश, और अब बेलारूस में बातचीत की तैयारी कर रहे हैं। 2014 में
यूक्रेन के क्रीमिया को रूस में शामिल किया गया था। 2014 का साल यूक्रेन के लिए काफी महत्वपूर्ण, या कहें कि रूस के लिहाज से यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए सबसे रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण साल 2014 तक दरअसल वहां रूस से समर्थित सेना हुआ करती थी, या कहीं सरकार हुआ करती थी, और इस वजह से रूस को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती थी यूक्रेन के साथ तालमेल बैठाने में। लेकिन 2014 में रूसी समर्थित राष्ट्रपति को सत्ता से बेदखल कर दिया गया और उसके बाद जेलेंस्की ने वहां सत्ता संभाली, और सत्ता संभालने के साथ ही यूक्रेन और रूस के बीच का विवाद बढ़ता ही चला गया, और विवाद इतना बढ़ा कि जब दिसंबर 2021 में यूक्रेन ने यह कहा कि वो नाटो का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो फिर उसके बाद से ही रूस और यूक्रेन के बीच का अंतर बढ़ता ही चला गया, मतभेद बढ़ते ही चले गए, और आज जंग के मैदान में दोनों देश, और बात हो रही है परमाणु वार की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।